नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के झाबुआ के मेघनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। एमपी से ये जानकारी। सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया और बताया जा रहा है इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर में यह भीषण सड़क हादसा हो गया है और एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया, जिसमें कार सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच पड़ताल जो है शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन की माने तो राहत बचाव कार्य भी तेज कर दिया गया है। तो ये खबर आपको बताते चले, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां 9 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल भी हुए। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से ये बड़ी खबर। और वहीं बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम और सुबह लगभग बताया जा रहा है कि विभाग की बैठक भी करने वाले हैं और ये जानकारी आपको बताते चले। 5 केडी सीएम आवास पर सूचना विभाग की अहम बैठक होगी। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और वहीं बताया जा रहा है लोक भवन में भी बैठक होना है। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था, यानी कि कुछ ही देर में जो है सीएम योगी की बैठक शुरू होने वाली है। और वहीं अयोध्या से खबर सामने आ रही जहां राम मंदिर में नवग्रह स्थापना का विशेष अनुष्ठान। राम मंदिर में 6:30 बजे से शुरू हुआ अनुष्ठान। सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू हुआ है और आज नवग्रह की स्थापना होगी। मूर्तियों को कराया जाएगा सर्व औषधि से स्नान। चारों वेदों के विद्वान करेंगे वेद पारायण। प्रथम तल पर विराजमान राम दरबार का स्नान किया जाएगा और वहीं परकोटे में स्थापित सभी मूर्तियों को अब विशेष स्नान कराया जाएगा। देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान प्रतीकात्मक रूप से होगा मूर्तियों का नगर भ्रमण। तो अयोध्या के राम मंदिर में आज सुबह 6:30 बजे से नवग्रह स्थापना का विशेष अनुष्ठान शुरू हुआ है और इस दौरान नवग्रह की मूर्तियों को सर्व औषधि से स्नान कराया जाएगा। चारों वेदों के विद्वान वेद पारायण करेंगे, जबकि पहले तल पर बात करें तो विराजमान राम दरबार का भी स्नान किया जाएगा। मंदिर परिसर के परकोटे में स्थापित सभी मूर्तियों का देव स्नान, प्रसाद स्नान और शिखर स्नान भी किया जाएगा और इसके साथ ही मूर्तियों का प्रतीकात्मक रूप से नगर भ्रमण कराया जाएगा। बढ़ते आगे, कासगंज से खबर सामने आ रही जहां श्यामपुर जलीलपुर गांव में 13वीं की दावत खाने के बाद जो 104 लोग बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्रभावित लोगों का गांव में ही इलाज किया गया। यह मामला थाना सिद्धपुरा क्षेत्र से संबंधित बताया जा रहा है। अधिकारियों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। तो 13वीं की दावत खाने के बाद लोग बीमार हुए हैं। 104 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि अधिकारियों ने इस पर एक्शन लेते हुए सभी को फिलहाल बचा लिया है और इलाज जो है सभी का जारी है। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते चले जहां आईआरएस अधिकारी की 7 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। कई शहरों में 14 बेनामी संपत्तियां थी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई जांच अभी भी जारी है। तो लखनऊ समेत 5 शहरों में आयकर विभाग के पूर्व अपर आयुक्त अमित निगम की 7 करोड़ से अधिक की 14 बेनामी संपत्तियों को सीबीआई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर के तहत अटैच करने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने साल 2008 से 2018 के बीच भ्रष्ट
तरीकों से अवैध संपत्ति अर्जित की और ये संपत्तियां लखनऊ, गाजियाबाद, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में पाई गई है। और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जिससे देखें तो अब इस कार्रवाई से हलचल मच चुकी है। जांच में ये भी सामने आया कि ये 14 अचल संपत्तियां अमित निगम और उनके परिजनों के नाम पर है। ये संपत्तियां गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में जो है स्थित है। सीबीआई की जांच अभी भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे और संपत्तियां और काली कमाई की परतें खुल सकती है। यानी कि सीबीआई की जांच अभी भी तह तक जाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से। और ये बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा लखनऊ से ये खबर आपको बताते चले और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें इन संपत्तियों की तो ये संपत्तियां गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और इसी के साथ गोवा में भी स्थित है। 14 बेनामी संपत्तियां जो कि बताया जा रहा है अमित निगम और उनके परिजनों के नाम पर ये संपत्तियां। जांच में ये सब खुलासे हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार करके इतनी संपत्तियां अर्ज की गई अधिकारी के द्वारा, पूर्व अधिकारी के द्वारा 2008 से साल 2018 के बीच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंद्रेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, ये मामला पूरा जो है पिछले कई साल से जांच में था। सीबीआई कोर्ट ने जो है आईआरएस अधिकारी अमित निगम के खिलाफ जो है जांच में पाया कि इनकी बेनामी संपत्तियां गाजियाबाद, लखनऊ समेत 5-6 शहरों के अंदर इनकी संपत्तियां हैं, जिसको अटैच किया गया है। 7 करोड़ की जो इनकी संपत्ति है उसको अभी तक जांच में सामने आया है। जी जूही, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है कई अलग अलग शहरों में, अगर हम करें विभाग के भीतर किस तरह की हलचल मची हुई है? देखिए, हलचल की बात की जाए तो एक आईआरएस जो पद होता है वो बहुत बड़ा एक सामान्य पद होता है और इसके लिहाज से कई शहरों में ये नियुक्त भी रहे हैं और आयुक्त के पद में भी रहे हैं और इसको लेकर जो है ये जिम्मेदारी वाला पद है। और इस तरह की जो जब हलचलें मचती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे महकमे में इसका जो है बुरा असर बैठता है। तो लोग कई दफा ऐसा भी होता है जब इस तरह की इतनी बड़ी तादाद में जो संपत्तियां गलत तरीके से, अवैध तरीके से अर्जित की जाती है तो उसके तार और भी कई जगह जुड़े होते हैं। इसको लेकर किसी तरह की जानकारी मिल पाई? जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति कुछ दिनों में तो अर्जित नहीं की जा सकती और विभागों के तमाम विभागों में यह रहकर अर्जित की गई है। और जहां जहां ये तार जुड़े हुए हैं इन आईआरएस अधिकारी से, उसकी जांच अभी तक आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो हलचल पूरे महकमे में कहा जा सकता है भूकंप ला दिया है इस पूरे समाचार ने। बिल्कुल, अगर हम बात करें अब जो कार्रवाई की गई इसको लेकर पूर्व अधिकारी का इस पर क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ सीबीआई की तरफ से क्या किसी तरह की जानकारी खुलासे किए गए हैं, क्या कुछ और बरामद किया गया है? देखिए, जाहिर सी बात है जिस पर आरोप लगता है तो वो अपने बचाव के लिए हमेशा जो है अपना पक्ष रखता है और इसी पक्ष के तहत वो अपना मुकदमा अभी लड़ते आए थे। अभी सीबीआई ने जो जांच में अभी पाया है कि संपत्ति जो है वाकई जो है अर्जित की गई थी, इसीलिए ये इतना बड़ा फैसला सीबीआई की तरफ से आया है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई की जांच अभी भी जारी है और एक एक पहलुओं की जांच की जा रही है। परत दर परत खुल सकता है, अभी और खुलासे हो सकते हैं। बढ़ते आगे, पीलीभीत में जंगल से निकले एक बाघ ने हसारा थाना क्षेत्र के गांव शांतिनगर में रहने वाली महिला रेशमा देवी पर हमला कर दिया। महिला घर में नल से पानी भर रही थी और तभी बाघ ने उस पर अचानक हमला किया और घर से घसीटते हुए खेत में ले गया। ग्रामीणों की मदद से बाघ महिला का शव गन्ने के खेत में छोड़कर चला गया। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान ग्रामीणों की मदद से जो है उसे छुड़ाया जा सका। वहीं फिलहाल बताया जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जबकि वन विभाग की बात करें तो टीम बाघ की निगरानी कर रही है। ग्रामीणों में फिलहाल दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक बाघ ने महिला की जान ले ली है और ग्रामीणों के डर से जब ग्रामीणों ने देखा तो बाघ ने महिला के शव को खेत में, गन्ने के खेत में घसीटते हुए छोड़ दिया। वहीं इसके बाद से बताया जा रहा है ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार जो जंगली जानवर है रिहायशी इलाकों में प्रवेश करते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। लोग इससे सदमे में आ गए हैं। पीलीभीत से एक खबर आपको बताते चले जहां बाघ ने एक महिला पर हमला किया है और महिला का शव
गन्ने के खेत में ले जाकर रख दिया। आपको बताते चले, घर से घसीटते हुए गन्ने के खेत में महिला के शव को छोड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतिक द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, क्या है ये, जिस तरीके से देखें हम लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती है और एक बार फिर पीलीभीत में भी वही वारदात जब बाघ एक महिला को घर से घसीट के ले जाता है और जान लेकर खेत में शव को छोड़ देता है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, तरीके से पीलीभीत में बाघ का आतंक है तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और लोगों में दहशत बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी एक बाघ जो था वो निकला था, उसने 3 लोगों को करीबन 15 दिन के अंदर शिकार बनाया था। और बात करी जाए पूरे साल की तो इस साल पूरे में करीबन ऐसे 6 लोग थे जिन्हें बाघ ने अपना निवाला बनाया था। अब देखिए, प्रत्येक देर रात ये मामला सामने आया है। मामला ये थाना हजारा के शांति नगर का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो घर पर थी और नल से वो पानी कर रही थी। इस दौरान वहां पर बाघ पहुंच गया और बाघ ने उस पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब बाघ उसको घर से घसीटते हुए गन्ने के खेत की ओर ले गया। करीबन 600 मीटर तक वो घसीटते हुए उसे महिला को ले गया है। जो ग्रामीण थे वो मौके पर इकट्ठे हुए हैं। तमाम आसपास के भी गाँव के जो ग्रामीण थे वो मौके पर पहुंचे हैं। उनने खेत की घेराबंदी की थी, शोर मचाया था, तब जाकर कहीं ना कहीं जो बाघ था वो महिला को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया था। हालांकि जो महिला थी, महिला को जब ढूंढा तो कहीं ना कहीं जब महिला मिली तो महिला की तब तक मौत हो चुकी थी। हालांकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं वन विभाग का, क्योंकि ग्रामीणों को कहना है कि करीबन 3 बार जब ये घटना हुई थी तब 3 बार करीबन वन विभाग को फोन किया गया, लेकिन जो टीम है करीबन 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो महिला को ढूंढने में दिक्कत हुई है और जो कहीं ना कहीं महिला की मौत हुई है, तो वो कहीं ना कहीं 3 घंटे का जो वन विभाग का आरोप है उससे कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो बना हुआ है। बिल्कुल, इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने क्या कुछ कहा है? देखिए, वन विभाग का कहना है कि वो उन्हें सूचना मिली थी और वो जो मौके पे है वो पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ में घेराबंदी की, उसकी निगरानी भी बता रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और इलाका जो शव है वो भी बरामद कर लिया गया। हालांकि मौके पर जो पुलिस है वो भी पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका कहना ये है कि वन विभाग को लगातार फोन किए गए, करीबन 3 फोन किए गए, घटना की सूचना दी गई। कहीं ना कहीं जो वन विभाग की टीम थी वो मौके पर नहीं पहुंची है। करीबन 3 घंटे में टीम जो है वो वहां पहुंची है, जिससे कहीं ना कहीं महिला की मौत हुई है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। तो बाघ ने एक महिला पर हमला किया है और इससे महिला की मौत हो गई है। हालांकि फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल, खौफ का माहौल। और पीलीभीत से एक और जानकारी आपको बताते चले, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय दौरा। 10 बजे जिला कारागार का निरीक्षण करने का वक्त बताया जा रहा था और जेल में बंद बंदियों से कारागार में बातचीत भी करेंगी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। रेड क्रॉस की बैठक के बाद मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस भी जाएंगे राज्यपाल। रात में मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में रुकेंगे आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली है। तो ये बेहद अहम दौरा, पीलीभीत से यह खबर आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है कि आनंदीबेन पटेल का दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है और इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी। रेड क्रॉस की बैठक भी करने वाली है और उसके बाद मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस जाएंगे। रात में गेस्ट हाउस में ही रुकने वाली है और जेल में बंद कैदियों से भी बातचीत करेंगी। तो जिला कारागार का निरीक्षण करेंगी आनंदीबेन पटेल। और लगातार ऋतिक हमारे साथ बने हुए। ऋतिक, देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इन दिनों? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो राज्यपाल आनंदीबेन का दौरा पीलीभीत का है तो मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो भी जारी हुआ है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो तैयारियों को लेकर लगातार अलर्ट था। लगातार जो
जिस रूट से वो उनका दौरा रहेगा, वो रूटों की जो सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया गया। लगातार जो साफ सफाई अभियान है वो बड़े स्तर पर चलाया गया। हालांकि जो राज्यपाल है वो कहीं ना कहीं जो जंगल सफारी है जिसलिए पीलीभीत फेमस है, तो पीलीभीत का टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ का भी वो दौरा करेंगे, हालांकि निरीक्षण करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि विकास को लेकर जो समीक्षा बैठक है वो भी की जाएगी 10 बजे। राज्यपाल जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वो पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया, वहां पर उतरेगा। उसके बाद में 10:30 बजे वो करीबन 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट स्थित जो गांधी सभागार है उसमें वो मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ में। कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उन पर चर्चा होगी। उसके बाद वह रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में करीबन 10 मिनट बैठक करेंगे। इसके बाद वह कार के रास्ते से वो मुस्तफाबाद जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर गेस्ट हाउस है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो रात्रि विश्राम है वो करेंगे। और कल सुबह में करीबन जो पीलीभीत का टाइगर रिजर्व है, जो जंगल सफारी है, वहाँ का वो भी रवाना होंगी और वहाँ का वो जो निरीक्षण करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो जेल में बंद बंदियों से कारागार में बातचीत करने वाले हैं राज्यपाल और साथ ही साथ कई सारी कार्यक्रम आयोजित है, बैठक भी करने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से बात करें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। बढ़ते आगे, मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश समर्पण कर गया और घायल बदमाश विनोद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की 2 बैटरियां, पीली धातु के जेवरात, चोरी करने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। विनोद पर हत्या और लूट के कई मुकदमे दर्ज है और ये मुठभेड़ थाना शेरगढ़ पुलिस के द्वारा तलौता बम्बे के पास चेकिंग के दौरान हुई। और इस कार्रवाई के लिए एसपी इतिहास सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि पुलिस सतर्क है और अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए मुठभेड़ लगातार जारी है, प्रशासन सख्त है। अब एक बार फिर से यहाँ भी मुठभेड़ की खबर मथुरा से भी सामने आ रही, क्या जानकारी? भैया, आपको बता दूं कि मथुरा पुलिस अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध नजर आ रही है, जिसके चलते आए दिन जो है बदमाशों से पुलिस लोहा लेती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात पुलिस की जो है बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश मोटर में सवार थे जो कि निकल रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रुकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने जवाबी फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, तो जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, दूसरे ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के सामने। और घायल बदमाश को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल भेजा गया है। घायल बदमाश पे हत्या और डकैती सहित कई संगीन मामले पूर्व में भी दर्ज हैं और इसका जो साथी पकड़ा गया है उस पर भी कई गंभीर मामले जो है ऑलरेडी दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्यवाही करने का कार्य मथुरा में करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार हम देखें तो पुलिस प्रशासन सख्त है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, यानी कि अब अपराधियों की खैर नहीं, पुलिस प्रशासन लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जनपद मथुरा के थाना क्षेत्र शेरगढ़ में ये आज शाम को प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, तो 2 बदमाश ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इनको रोका गया। तो इन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया है। बचाव में पुलिस टीम ने भी फायर किया गया है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश जो कि भागा था फायर करके, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बदमाश जिसके गोली लगी है उसका नाम विनोद है और पुत्र हंसराज, जो कि बरसाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर कुल 6 मुकदमे हैं अभी प्राथमिक पूछताछ में जो पाया गया है, जिसमें से 1 डकैती, 1 हत्या और 3
बढ़ते आगे, बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव खासपुरा के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन खुशकिस्मती से सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस के ड्राइवर को मामूली चोटें आई है और यह हादसा बड़ा होने से बाल बाल बचा है। और हाल ही में सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती रोडवेज बसों की संख्या भी बढ़ती हुई देखी जा रही है, जिससे दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ गया है। तो बिजनौर में रोडवेज बस दुर्घटना और बस की तस्वीरें इस घटना की भी सामने आई हैं। हालांकि बताया जा रहा है जो ड्राइवर है वो मामूली चोटें आई हैं, लेकिन यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बताते चले, जिस तरीके से हम देखें इस वक्त देश भर में अलग ही कई सारी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। और अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध चल रहे हैं, अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो गए। और ऐसे में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपनी अपनी विचारधाराओं को दुनिया के अन्य देशों पर थोपने लगी। और इस समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत ना तो पूर्व के गुट में शामिल हुआ ना ही पश्चिम के, बल्कि उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व की राजनीति में एक स्वतंत्र स्वायत्त भूमिका निभाने पर बल दिया, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना होगा। और इसी सोच के तहत भारत, रूस और चीन ने RIC ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस ट्रोइका को प्रभावित जरूर किया और इसे कमजोर किया, लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद यह फॉर्मेट फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज हम जानेंगे कि ट्रोइका क्या है और क्यों बनाया गया और इतने सालों के बाद ये फिर चर्चा में आखिर क्यों आया। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से RIC ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है। तीसरा सवाल कि यह फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री
सरगेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पौम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस भारत चीन यानी RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस RIC ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई, लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।